हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो गए और अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है ये है आपकी 11 फरवरी की। ठीक है, 11 फरवरी की आपकी वीडियो है। ये किस चीज की? आज के इतिहास की 11 फरवरी की वीडियो है आपकी। आज के इतिहास की 11 फरवरी की वीडियो। तो ये जो वीडियो है हमारी 11 फरवरी की, जो हमारी आज के इतिहास की सीरीज चल रही है, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं जैसे आज जो भी डेट है, जैसे आज क्या है 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उन सब घटनाओं के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे देश के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो देश के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं, पहली है हमारी 1713 की। 11 फरवरी 1713 को क्या हुआ था? मुगल सम्राट जहादर शाह का निधन हुआ। तो जो मुगल सम्राट जहादर शाह है, इनका निधन हुआ था आज के दिन, है ना। तो अगर इनके पूरी उनकी बात करूं कि इनका कब से लेके कब तक इनका पूरा वो था, कब इनका जन्म हुआ था और निधन, तो यहाँ पता ही चल गया 11 फरवरी 1713 को। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 मई 1661 को और मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई इनकी 11 फरवरी 1713 को। ठीक है, ये जो है ये नौवे मुगल सम्राट थे। ठीक है, नौवे मुगल सम्राट थे। अगर इनके बारे में बात करें, इनका टेन्यूर की बात करें, ये कब से कब तक क्या रहे थे, कब से कब तक ये राजा रहे थे, है ना, मतलब कब से कब तक बादशाह रहे थे। तो ये रहे थे 1712 से 1717 तक। तो बहुत छोटे पीरियड के लिए, करीबन 8-10 महीने के लिए ही राजा रहे थे। ठीक है, तो ये जो है ये औरंगजेब के पोते थे। कौन है ये? औरंगजेब के पोते थे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1717 में। तो उस टाइम तक इनका जन्म हो गया था। और औरंगजेब के बाद कौन राजा बना? औरंगजेब के बाद राजा बना बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम के बेटे थे ये, और औरंगजेब के वो थे, पोते थे। और बहादुर शाह जफर जो प्रथम थे, इसके बेटे थे। इसके बेटे बहादुर शाह जफर प्रथम के बेटे, और ये औरंगजेब के पोते थे। तो जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई, तो बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो गई, तो इनके और इनके भाई के बीच में, है ना, इनके किसके बीच में? एक तो जहादर शाह जो है इनके बीच में, और इनके भाई के बीच में। इनके भाई का क्या नाम था? इनके भाई का नाम था आजिम शाह, AZIM, आजिम शाह, है ना। ये हो गया जहादर शाह और आजिम शाह। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई कि किसके पास राजपाट जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच में फिर युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है ये तो आजिम शाह जो था, ये आजिम शाह हार गया और ये जीत गए। और उसके बाद ये बन गए यहाँ के राजा, मतलब बादशाह बन गए। मुगल जो आपका साम्राज्य था, जो सम्राट थे, मुगल सम्राट बन गए। ओके, फिर उसके बाद इनको मार दिया गया था। इनके जो नोबल्स थे, मतलब इनके यहाँ जो नीचे बैठे थे, उनके द्वारा मार के, और फिर जो इनके बाद जो इनके पुत्र थे, पोते थे इनके, उनको जो है क्या बना दिया गया? उनके बाद राजा बना दिया उनको, जो इनके पोते थे। ठीक है, इनको मार दिया गया और उसके बाद राजा बना दिया गया किसको? जो इनके पोते थे। इनके पोते कौन थे जिनको राजा बनाया गया? इसके बाद इनके पोते थे जिनको राजा बनाया गया फारूक सियार। कौन? फारूक सियार इनके बाद राजा बने। इनको मार दिया गया और उसके बाद राजा बने, मतलब जो सम्राट बने, वो कौन थे? फारूक सियार। तो क्या क्या याद रखना है आपको? एक तो इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये याद रखना है। फिर दूसरा, ये 9वें नंबर के कौन थे? 9वें नंबर के मुगल सम्राट थे। फिर इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे बहादुर शाह जफर, और इनके दादाजी कौन थे? इनके दादाजी थे औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब से रिलेटेड ही है ये, तो इस वजह से इनको याद, आपको समझना है, इनको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या याद रखना है कि इनके बाद कौन राजा बना? इनके बाद राजा बना फारूक सियार। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 11 फरवरी 1750। 11 फरवरी 1750 को क्या हुआ? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तो आज के दिन क्या हुआ था? तिलका मांझी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 11 फरवरी 1750 में। तो जन्म तो हो गया इनका 11 फरवरी 1750 में। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु कब हुई? ये जो आपके तिलका मांझी जो है, ये तिलका मांझी है, इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 85 में। 17 फरवरी 1785 में। देखिए बहुत लंबा कोई जीवन काल इनका है नहीं। देखिए ये एक आदिवासी थे, ये जो है आपके तिलका मांझी एक आदिवासी थे। तो ये गांव में रहते थे, वहां पे अंग्रेजों का बहुत ज्यादा राज था।
मतलब अंग्रेजों में तो अंग्रेजों का तो राज बहुत जगहों पे था। तो जो इनका गांव था वहां पे ये रहते थे, क्योंकि आदिवासी जो थे कम्युनिटी के साथ एक गांव में रहते थे, अपने जंगल वगैरह में जो रहते हैं आदिवासी जंगल में रहते थे उस समय पे, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग रहते हैं जंगल में, लेकिन उस टाइम पे वो सारे जंगल में रहते थे। तो इनका जो गांव था उसको अंग्रेजों ने कब्जाने की कोशिश करी, है ना। जो जमींदारी सिस्टम होता है उसको लागू कर दिया इनके यहाँ, और इनकी जो जमीन थी धीरे धीरे करके इनके घर जो थे, इनका पूरा गांव जो है जमींदारों के अंडर आने लगा, और फिर इनसे जमीन छीनने लगी। तो इस चीज से परेशान होकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया शुरू, और इन्होंने क्या पूरी एक टीम बनाई, और एज अ लीडर ये वहां पे खड़े रहे, पूरी एक टीम बनाई आदिवासियों की, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, है ना। बहुत सारी लड़ाई इन्होंने मतलब विद्रोह किया अंग्रेजों का, समझ रहे हो आप। तो अगर ये देखा जाए कि इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया, कब किया था इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह, इन्होंने किया था 1784 84 में, जब इनकी मृत्यु हुई थी उससे एक साल पहले इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया था। और अगर मंगल पांडे की बात करें, जिसको हम पहले आजादी का युद्ध बोलते हैं, वो कब शुरू हुआ था, वो था 1857 में। तो करीबन 70 साल पहले, करीबन 70 साल पहले इन्होंने ये पहला आजादी का जो युद्ध हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे ने शुरू की, मंगल पांडे से शुरू हुआ था ना। तो जो मंगल पांडे ने 1857 का युद्ध किया था, उससे करीबन 70 साल पहले इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये जो है संग्राम छेड़ दिया था कि हमको अंग्रेजों को कैसे भी यहाँ से भगाना है, समझ गया। अंग्रेजों को कैसे भी भगाना है, कब 1784 में इन्होंने ये जो है पूरा प्लान बना लिया था कि अंग्रेजों को हम कैसे भगाएंगे। तो इनकी जो है फिर क्या हुआ, इनको एक समय पे 1785 में पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इनको पकड़ के जो घोड़ा था अंग्रेज का, जो वो था उस टाइम पे लीडर था, जो अंग्रेज का था लीडर, उसने इनको पकड़ा और इनको घोड़े की जो पूंछ होती है उससे रस्सी से बांध के पूरा खचेड़ के ले गए, और एक जगह पे जाके जो वहां के कलेक्टर थे ना, जो कलेक्टर का ऑफिस था वहां पे जाके इनको फांसी दी गई। तो इनका जो है, जो इनको जहां पे फांसी दी गई थी ना, वहां पे आजादी के बाद इनका फोटो भी बना हुआ है, इनकी पूरी फोटो का मतलब इनकी वो मूर्ति बनी हुई है वहां पे, है ना, इनकी मूर्ति बनी हुई है वहां पे। तो तिलका मांझी को आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। एक आदिवासी नेता तो नहीं कह सकते, पर लीडर थे, है ना, आदिवासी लीडर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका 11 फरवरी 1933 1933 तो क्या हुआ था, 1933 11 फरवरी 1933 को महात्मा गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू हुआ। तो देखिए ये एक न्यूज़पेपर था, मतलब ये अखबार था, ये इंग्लिश अखबार था, इंग्लिश वीकली अखबार। वीकली मतलब जो पूरे हफ्ते आता है वो वीकली होता है, तो पूरा वीकली अखबार था ये। क्या नाम था इसका, हरिजन, है ना। हरिजन मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दो जो आपका गॉड होता है उसके बच्चे, गॉड मतलब भगवान, भगवान के बच्चे, हरिजन का मतलब ये होता है। तो हरिजन जो है वीकली न्यूज़पेपर छापते थे गांधी जी, है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 11 फरवरी 1933 की, 1933 तक, है ना। 1933 को 11 फरवरी 1933 को इसकी शुरुआत हुई थी, और खत्म कब हुआ था, बंद हुआ ये गांधी जी की मृत्यु के बाद छपना बंद हुआ था, है ना। ठीक है, 1948 में छपना बंद हुआ था गांधी जी की मृत्यु के बाद। तो ये जो न्यूज़पेपर था, अगर आप हरिजन से समझे, मैंने आपको हरिजन का मतलब तो बता दिया, है ना, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। लेकिन वैसे हरिजन किसको बोलते हैं, जो एससी वाले लोग हैं ना, जो एससी कास्ट है हमारे यहाँ पे, जो एससी कैटेगरी है उसमें जो लोग आते हैं उनको हरिजन बोलते हैं, उनको हरिजन बोलते हैं। तो ये बेसिकली किस लिए छापा जाता था न्यूज़पेपर, क्योंकि देखिए पहले हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत था, अब तो बहुत कम हो गया पहले के मुकाबले। तो जो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे था, तो जो हरिजन थे उनको बहुत ज्यादा नीचे रखा जाता था। तो इनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो इनके खिलाफ अनटचेबिलिटी हो रहा है, अनटचेबिलिटी मतलब ये छुआछूत वाली जो होती है ना, छुआछूत मतलब जो ये छोटी जात के लोग होंगे, जो हरिजन होंगे, मतलब उस टाइम पे जो हरिजन होंगे वो जो है जो बड़ी उसके होंगे, कास्ट के लोग होंगे, इनके पास नहीं रहेंगे, इनके पीने का पानी नहीं छुएंगे, इनको नहीं छुएंगे, इनका खाना नहीं छुएंगे। तो ये सब चलता था, इसको टचेबिलिटी कहते हैं कि आप छू भी नहीं सकते बड़ी कास्ट को। ठीक है, तो उसके खिलाफ ये जो है न्यूज़पेपर चलाया जाता था। किसने चलाया था, ये चलाया था आपका महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये जो अनटचेबिलिटी वाला जो पूरा सिस्टम चल रहा था और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इनके खिलाफ, उसके खिलाफ ये पूरा चलाया गया था। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर है ये जो न्यूज़पेपर है बेसिकली इसी के लिए कराया गया था। मैंने आपको बता दिया कब से शुरू हुआ, 11 फरवरी 1933 तक, 33 से और 1948 तक ये शुरू चला। ठीक है, अगर अब मैं आपसे प्रेजेंटली बात करूं, इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ना, दो शब्द क्या क्या, अनटचेबिलिटी, है ना, अनटचेबिलिटी मतलब छू नहीं सकते, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना। ये इस टाइम पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उस टाइम पे भी हमारे संविधान में ये है। तो ये कौन कौन से आर्टिकल में, कौन कौन से अनुच्छेद में, देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारा, कि किसी के भी साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसकी नस्ल के उससे, उसकी जाति के उससे, उसके लिंग से उसके धर्म के उससे, या फिर उसकी कहीं उसका किस जगह पे जन्म हुआ इसके उससे, ये सब चीजों को उसमें आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना, कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते। क्या कहता है, ये कहता है हमारा अनुच्छेद 15 या फिर आर्टिकल 15। और आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि देखो जी,
अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल अबॉलिश कर दो अनटचेबिलिटी को। अबॉलिश का मतलब बिल्कुल खत्म, जड़ से खत्म, कुछ भी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन में कंडीशन थी ना कि आप जो है नस्ल के हिसाब से, जाति के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से नहीं कर सकते, उसमें 3-4 पॉइंट लिखे थे। लेकिन इसका मतलब इसमें क्या है, आर्टिकल 17 में कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म, ये होगी नहीं इस्तेमाल, ठीक है। तो ये हमारे किसमें है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब ये हमारा जो संविधान है उसमें है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। और इस न्यूज़पेपर के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये कब शुरू हुआ था मैंने आपको बता दिया, कब तक छपा था ये बता दिया, किस लिए छापा जाता था ये बता दिया, और इसका जो प्रेजेंटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे क्या लेंगे वो भी आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। 11 फरवरी 1968 को क्या हुआ, राजनीतिज्ञ दीनदयाल उपाध्याय का निधन हुआ। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी जो है, इनका आज के दिन निधन हुआ था। तो क्या कौन थे ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, है ना, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। इन्होंने बहुत सारी चीजों में काम किया। अगर आप देखोगे ना तो अभी भी बहुत सारे चीजें ऐसी, जैसे बहुत सारे एयरपोर्ट है ना, बहुत सारे पोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारे बस स्टैंड है, उनके नाम पे बहुत सारी है ना। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, है ना। देखो बीजेपी जो पार्टी है आपकी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो इस टाइम में पावर में है, उसी से रिलेटेड थे, है ना। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, मतलब जिन्होंने बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई थी पार्टी बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई थी पार्टी। तो ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे, जो जिन लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी उनमें से ये मेंबर थे। लेकिन जो बीजेपी थी, बीजेपी पहले किस नाम से आया करती थी, पहले थी वो बीजेएस, भारतीय जनसंघ। उसी के बाद तो उसको बीजेपी बनाया गया था बाद में, है ना। तो ये भारतीय जनसंघ के मेंबर थे, और बीजेपी जब बनी थी तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। तो इसलिए बीजेपी इनको बहुत अच्छे से मानती है ना। इस वजह से इनका इन्हीं के नाम पर बहुत सारी चीजों का नाम बदल के रखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इनको बहुत अच्छे से वो मानती है। ये जो है आरएसएस के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है, आरएसएस के मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा हिंदू जो रिलीजन है ना, जो हिंदू आपका धर्म है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, उसको प्रमोट करने के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म कैसे कैसे बहुत अच्छा है, कैसे कैसे काम होता है, और ये सब इन्होंने बताया। ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और धर्म को इन्होंने नीचे गिराया है। देखिए, अपनी चीज को ऊपर बढ़ाना और दूसरे की चीज को नीचे गिराने में बहुत फर्क होता है। आपको राइट है कि आपको जो अधिकार है आप अपनी चीज ऊपर बढ़ा सकते हो, पर इससे आपको ये अधिकार नहीं मिल रहा था, आप दूसरे की चीज भी नीचे गिराते हो। तो वही यहाँ पे भी है, इन्होंने अपना जो धर्म था हिंदू धर्म, इसको बहुत ऊपर बढ़ाया था। लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि और जो धर्म मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, या फिर और जो धर्म है हमारे यहाँ पे सिख है, ये सब धर्मों को भी नीचे चले जाना चाहिए और हमारा धर्म सबसे ऊपर आ जाए। इन्होंने हमेशा किस चीज को फोकस किया कि हिंदू धर्म जो है हमेशा ऊपर आना चाहिए। ओके, ये कौन थे आपके, ये थे आपके दीनदयाल उपाध्याय जी, ये थे आपके दीनदयाल उपाध्याय जी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इनके नाम पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स वगैरह है ना, पोर्ट्स वगैरह है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन भी है इनके नाम पे, बहुत सारे बस स्टैंड भी है। तो इस वजह से इनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 11 फरवरी 1977, 1977, 11 फरवरी 1977 को क्या हुआ, भारतवर्ष के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन। तो ये फखरुद्दीन अली अहमद जी जो है, इनका निधन हुआ था आज के दिन, कब, 11 फरवरी 1977, 1977, 11 फरवरी 1977 को क्या हुआ था, ये जो है आपके भारतवर्ष के पांचवें जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट जो थे, 5th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, कौन थे, फखरुद्दीन अली। कौन थे आपके, फखरुद्दीन अली। इनका क्या हुआ था, इनका आज के दिन निधन हुआ था। अगर इनकी बात करें, देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट थे, तो इससे क्या पता चलता है ये पॉलिटिशियन तो थे ही थे। तो ये प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे, ये हमको पता होना चाहिए कि ये प्रेसिडेंट जो है कब से कब तक रहे थे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रेसिडेंट रहे थे ये 1974 से 1977 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। कौन रहे थे ये, प्रेसिडेंट। यहाँ पी लिख रहा हूं, पीआर मतलब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, क्योंकि इन्होंने और भी बहुत सारी पोस्ट जो है वो संभाली है, ठीक है। और ये इस समय पर रहे थे, इस समय पे बहुत बड़ी चीज भी हुई थी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इनके बारे में। तो एक तो ये प्रेसिडेंट कब से कब तक थे, 74 से 1977 तक, 1974 से 77 तक। फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कब से कब तक रहे, 1970 से 1974 तक, 1970 से 1974 तक ये हमारे यहाँ के क्या रहे, आप मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रहे हैं, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर रहे, क्या कब से कब तक, 1970 से 1974 तक। अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं आपको, अगर एग्जैक्ट डेट आप जानना चाहते हैं तो 27 जून 1970 से लेकर 3 जुलाई 1974 तक क्या रहे, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद और अगर बताऊं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रहे हमारे यहाँ के। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कब से कब तक रहे, ये रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन,
मिनिस्टर मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ये रहे हैं 1966 से 66 से लेकर 70 तक। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रहे हमारे यहाँ के, मतलब जो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके लीडर, उसके मिनिस्टर रहे। उसके बाद बताओ इनके बारे में, ये इमिग्रेशन एंड पावर, इरिगेशन एंड पावर, इमिग्रेशन नहीं इरिगेशन एंड पावर जो मिनिस्टर है वो भी रहे हमारे यहाँ के, मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन एंड पावर ये भी रहे हैं, ये है ना। ये कब से कब तक रहे, ये आपके रहे हैं, ये थोड़े दिन के लिए रहते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं रहते। जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन और जो पावर है ये थोड़े समय के लिए रहे थे। ये जनवरी में बने थे, जनवरी 1966 में बने थे और नवंबर 1966 में ही हट गए थे, नवंबर 1966 में ही हट गए थे। ठीक है, कौन से, मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन एंड पावर। तो ये ज्यादा समय के लिए नहीं रहते, क्योंकि इसके बाद इनको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनना था। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने, उससे वहां से हटे तो सीधे सीधे क्या बन गए, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और वहां से हटे तो हमारे देश के प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, है ना, एमपी रहे, कहां से, राज्यसभा से। देखिए मैं जितने भी लोगों के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, ज्यादातर के बारे में उनके बारे में बताया है जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, है ना। मैंने आपको बताया था 12 जो मेंबर हैं राज्यसभा में वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, अलग अलग फील्ड में, कला के फील्ड में और भी कई सारे फील्ड में। लेकिन ये जो थे ना, ये रहे हैं एमपी, कहां के, राज्यसभा के, लेकिन इनको प्रेसिडेंट द्वारा जो है नॉमिनेट नहीं किया गया, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आए थे। मैंने आपको ये भी समझाया था कि लोकसभा में जो है डायरेक्टली इलेक्टेड लोग आते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा में वो लोग आते हैं जो इनडायरेक्टली आते हैं, जिसको हमने चुना उसको ये चुनते हैं, है ना, उसको इनको चुनता है वो। जैसे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होती है, जो विधानसभा होती है आपकी कहाँ होती है, आपकी होती है स्टेट, जो राज्य होते हैं उसमें। तो राज्य में जो लोग, जिन लोगों को हम वोट देते हैं, जब राज्य के इलेक्शन होते हैं, जो हमारे सीएम बनते हैं, है ना, जो हमारे सीएम बनते हैं, तो उसके लिए हम वोट देते हैं। जैसे मैं यूपी की बात करूं, मैं जैसे यूपी का रहने वाला हूं, तो यूपी में कौन है इस टाइम पे सीएम, योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ की जो अभी जो वोटिंग हुई थी 2022 में हुई थी, 2021 में हुई थी, 2022 में हुई थी शायद, 2022 में वोटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने वोट दी थी उनको, है ना। 2022 में ही हुई थी, शायद नहीं 2022 में हुई थी, हम लोगों ने वोटिंग की थी उनको। उसके बाद वो जीत के वहां पे बैठ गए, और भी बहुत सारे मिनिस्टर थे उनके साथ, जो एमएलए थे जो बैठे वहां पे। फिर वो लोग चुनेंगे कि जो यूपी को रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर जो केंद्र का लेवल है, केंद्र पे जाके जो यूपी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो लोग जो हमने चुने वो तो राज्य को यहाँ पे संभालेंगे, पर जो राज्य को वहां पे जाके रिप्रेजेंट करेगा, राज्य के बारे में वहां पे जाके बताएगा, राज्य का जो पक्ष है वहां पे जाके रखेगा, उसको ये लोग चुनेंगे, और ये लोग जाके फिर राज्यसभा में बैठेंगे। ठीक है, तो जो चुने जाते हैं उनको, ऐसे जो चुने जाते हैं ना, कि जिनको हमने चुना उनको उन्होंने चुना, वो कौन होते हैं, वो होते हैं इनडायरेक्टली, और जिनको हम डायरेक्टली चुनते हैं वो होते हैं डायरेक्ट वाले। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जो राज्यसभा में चुने जाते हैं। तो ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर रहे कहां से, आसाम से। जैसे अभी तो मैं आपको बता रहा था यूपी की बात, ये कहां से रहे, ये रहे आपके आसाम से, राज्यसभा के मेंबर रहे, ये कहां से, आसाम से राज्यसभा के मेंबर रहे। कब से कब तक, अप्रैल 1966 से लेके फरवरी, अप्रैल 1966 से लेके फरवरी 1977 तक। ठीक है, 1977 तक ये क्या रहे हैं, ये रहे यहाँ के राज्यसभा से आसाम के एमपी। ओके, अब देखिए मैं ये जो डेट था, ये प्रेसिडेंट वाली जो डेट थी, इसके बारे में आपको कुछ बताने वाला था, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं आपको। ये तो मैंने आपका जो इनका पूरा जीवन काल है वो आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, कौन से मिनिस्टर रहे, कब इन्होंने क्या किया है, सब कुछ बता दिया। अब देखिए ये जो डेट लिख रहा है ना, जो पीरियड लिख रहा है 74 से 77 तक, इसको यहां लिखो, 1974 से 1977, इस बीच में क्या हुआ था। और देखिए जितनी भी इनको टर्म मिली है ना, इस टाइम पे हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थी, सॉरी हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इस टाइम पे हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, जो हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। मैं कई बार बता चुका हूं, तीसरी प्रधानमंत्री कौन बनी थी, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरी इंदिरा गांधी जी, जो 66 में बनी थी। और इनकी जितनी पोस्ट शुरू हो रही है, देखिए ये 66 हो गया, ये 66 हो गया, 66, ये भी 66 के बाद है, सब कुछ ये 66 के बाद ही बने, है ना। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी जी के पूरे कार्यकाल में ये बने, जो मिनिस्टर वगैरह जो भी बने। तो ये जो पीरियड है ना, जब ये प्रेसिडेंट थे, जब ये राष्ट्रपति थे, ये जो पीरियड है, इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे लगी थी आपातकाल लगा था, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। आपातकाल मतलब जो ये लगी, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी जो लगी थी, है ना, आपातकाल, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। कब से कब लगा था ये लगा था 1975 से लेके 1975 से लेके 1977 तक लगा था। तो ये किसने लगाया था, ये उस टाइम पे, क्योंकि देखिए जब आपको आपातकाल लगाना है, अब तो देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया आपातकाल लगाना, क्योंकि अब तो आपको पार्लियामेंट वगैरह से पास कराना पड़ेगा, जो संसद वगैरह है ना, बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन उस समय पे क्या था, ये 75 के आसपास क्या था उस समय पे क्या हुआ कि अगर आपको आपातकाल लगाना है, बस आपको सीधे सीधे जो भी प्रधानमंत्री है उसको राष्ट्रपति से पेपर में साइन कराने होंगे, और उसके बाद
जो है आपातकाल लग जाएगा। तो इन्होंने क्या है, राष्ट्रपति से साइन करवा दिए पेपर पे, जो इनका पेपर था। और उसके बाद जैसे साइन हुए राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति कौन थे आपके, राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली, राष्ट्रपति इन्हीं के हो गए, है ना। इन्होंने सब कुछ पोस्ट दिया, इन्होंने राष्ट्रपति इनको चुन लिया। अब इन्होंने कैसे राष्ट्रपति इनको चुन लिया, क्योंकि राष्ट्रपति तो जो है चुने जाते हैं, वैसे वोटिंग वगैरह होती है, इनके पूरा एक इलेक्शन का प्रोसेस है। जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे ना, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं, है ना, जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, ज्यादातर प्रेसिडेंट उसी पार्टी का चुना जाता है ना, कौन सी पार्टी का, जो पार्टी पावर में होती है ज्यादातर, समझिए आपकी बात। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट को कोई मतलब नहीं है पार्टी से, बहुत समय होता भी नहीं है, लेकिन कई बार जो है जो प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है अपनी पार्टी के लिए भी थोड़ा बहुत करता है। तो इंदिरा गांधी की पार्टी पे इनको ये सब जो पोस्ट इनको मिल रही है, ये कांग्रेस की तरफ से इनको मिल रही है, जितनी भी पोस्ट मिली है ना, एमपी बने ये भी कांग्रेस पार्टी की बने। तो इस वजह से इंदिरा गांधी की बात सुन के इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमरजेंसी के पेपर पर साइन कर दिया और इमरजेंसी लग गई इसमें पे, ठीक है। एक तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके लिए। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके बीच में इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे जो है वो पास किए थे, बहुत सारे ऑर्डिनेंस पास किए थे, है ना, और बहुत सारे आपके अमेंडमेंट मतलब संशोधन जो करा जाता है, जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन जो किया जाता है इंदिरा गांधी जी। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग संशोधन इंदिरा गांधी ने क्या कौन सा किया था, 42। ये जो संशोधन है ना 42 42, इसको तो आप पढ़ लो, इसके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों पता है, इसको हमारे यहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एक तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा संविधान है, और मिनी मतलब छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चेंजेस किए गए थे ना इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कब आया था ये, 1975 में आया था, जब इमरजेंसी लग गई थी, उसके बाद इसको इंदिरा गांधी जी लेके आई थी, है ना। और उन्होंने आराम से पास करा लिया, क्योंकि अपोजिशन में कोई था नहीं, सबको इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया आपातकाल की वजह से। तो इन्होंने जो एक चाहती थी, इन्होंने सब कुछ उसमें करवाया, ये 42 वाले में, है ना। इन्होंने बहुत सारे लॉ को चेंज किया, इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय पे भी कौन थे, यही थे हमारे यहाँ के कौन, प्रेसिडेंट। और इनके बारे में और फैक्ट बताऊं, देखिए एक दूसरे हमारे यहाँ के दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और दूसरे ही ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कहां पे जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में हो गई थी, है ना, जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में हुई थी। ऐसे हमारे यहाँ के दूसरे कौन थे, ऐसे हमारे यहाँ के दूसरे प्रेसिडेंट थे। क्योंकि जो पहले थे वो कौन थे, पहले जो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले बताया था पहले के बारे में भी, है ना। तो जो पहले थे कौन थे, पहले थे आपके जाकिर हुसैन, ये हमारे यहाँ के तीसरे प्रेसिडेंट थे। ये कौन से थे, थर्ड प्रेसिडेंट, ये हमारे यहाँ के थर्ड प्रेसिडेंट। और ये कौन से है, फखरुद्दीन अली, ये है हमारे यहाँ के 5वें। तो ये भी मुस्लिम थे, ये हमारे यहाँ के पहले मुस्लिम थे। जो तीसरे थे कौन, जाकिर हुसैन। सबसे पहले कौन बना था हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद जी, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन, और फिर चौथे, फिर 5वें कौन बने, 5वें आपके बने फखरुद्दीन अली जी, ठीक है। ये भी मुस्लिम थे, ये भी मुस्लिम थे। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ये हो गए, दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली जी हो गए। और इन दोनों के बारे में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन हो गई कि दोनों मुस्लिम थे। दूसरी चीज क्या कॉमन है कि इनकी भी मृत्यु अपने ऑफिस में हुई थी, जब ये ऑफिस में थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, और इनकी भी मृत्यु अपने ऑफिस में हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से राष्ट्रपति है हमारे यहाँ पे जिनकी मृत्यु ऑफिस में हुई थी अपने में, ठीक है। तो ऑप्शन में मान लो ये दे दिए, ये नहीं दिए, तो आपको इन पर लगाना पड़ेगा, और ये नहीं दिए, ये दे दिए, तो आपको इन पर लगाना पड़ेगा। और हो सकता है दोनों दे रखे हो और ए या बी सही है, बी और सी सही है, ऐसे करके जो देते हैं ये वाले ऑप्शन दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही एक तो मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये तीसरे थे, ये 5वें थे, और दोनों की मृत्यु ऑफिस में हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे हम विदेश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन, विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन जो हुई। पहली देखते हैं, पहली क्या है, 11 फरवरी 1947, 1847, 1847, 11 फरवरी 1847, उसमें क्या हुआ था, अल्वा एडिसन का जन्म। अल्वा एडिसन कौन थे, देखिए आप सबने अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, एडिसन का नाम आप सबने सुना होगा कभी ना कभी। ये वो थे जिन्होंने बल्ब का जो पहले जो बल्ब था उसका आविष्कार किया था, जो इलेक्ट्रिक बल्ब था, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसका आविष्कार किया था। जो हमारे घर पे बल्ब नहीं लगे रहते है ना, 100 वाट वाले जो होते हैं, उसका आविष्कार इन्होंने किया था। हालांकि आजकल तो बहुत ज्यादा उसमें चेंज हो गया है। इन्होंने जो पहला बना था ना, उसका जो है इन्होंने आविष्कार किया था, जो बिजली से चलता था, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से, जो विद्युत से चलता था। इलेक्ट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत, जो उससे चलता था, उसका इन्होंने आविष्कार किया था। और इन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है, इन्होंने बहुत ही सारी चीजों। अगर अमेरिका में, ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के एक इन्वेंटर थे ये, है ना, अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के इन्वेंटर थे, और ये वहां के बिजनेसमैन भी थे। इनकी खुद की कंपनी चलती थी। तो इनके नाम, अमेरिका में इनके नाम पे 1000 के आसपास जो है पेटेंट है। पेटेंट क्या होता है, जब आप कोई चीज बनाते हो फिर उसका पेटेंट कराया जाता है गवर्नमेंट ऑफ, जो भी गवर्नमेंट होगी आपके यहाँ की, वो पेटेंट कर देगी। उससे क्या होगा, आपके नाम पे वो प्रोडक्ट लिख जाएगा जो आपने बनाया है। उसके बाद ऐसा कोई और नहीं बना सकता, कोई और का मतलब कोई और बना के ये नहीं कह सकता कि इसका आविष्कार मैंने किया था, है ना, उसको पेटेंट बोलते हैं। तो इनके यहाँ पे 1000, जो अमेरिका में 1000 से भी ऊपर इनके नाम पे पेटेंट है। इन्होंने इतनी सारी चीज बनाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बनाई वो तो मैंने आपको बता दिया, क्या,
बल्ब बनाए। और बताओ इन्होंने क्या क्या बनाया है, और इन्होंने बहुत सारी चीज बनाई है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन इन्होंने बनाया है ना। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब जो संचार करना होता है, मास मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के संचार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन, उसको वो इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो क्या है, MS, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ये हो गया इनके नाम पे। फिर इनके नाम पे इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, है ना, जो आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर होगा। जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर होगा, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर मतलब, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, जो 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 इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट मतलब जो विद्युत वाली आपकी ताकत है ना, जो ऊर्जा है उसको जो बनाए, उसको कहते हैं जनरेटर। जनरेटर होता है ना हमारे, हम ऐसे कर करके स्टार्ट करते हैं उसको, वही तो जनरेटर होता है। तो वही वाली बात उसमें बोली गई है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होती है उसको किसी बिजली में बनाता है, तो उसका काम यही होता है जनरेटर का। ये उसी जनरेटर की बात हुई है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, है ना। और जो लाइट वाली, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो आपका आपकी जो विद्युत ऊर्जा है उसमें बदले, वो होता है हमारा जनरेटर। ठीक है, तो ये वाला जो जनरेटर है इन्होंने बनाया था, आपने देखा होगा शादी वगैरह में नॉर्मली भी आपने खड़ा हुआ देखा होगा, है ना। वो जो जनरेटर है उसी की बात हो रही है। हालांकि अब जो है उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो गया, जो इन्होंने बनाया था वो थोड़ा अलग था, लेकिन जो सबसे पहली बार बना था वो इन्होंने बनाया था। और इन्होंने मोशन पिक्चर बनाया था। मोशन पिक्चर क्या है, इन्होंने मोशन पिक्चर बनाया था। मोशन पिक्चर क्या है, देखिए आपको पता है, जब पहले फोटो निकलवाते थे, अब तो जो है ऐसे फोटो नहीं निकलते, तो फोटो खींच के फोटोग्राफर फोटो निकलवाते थे ना, तो फोटोग्राफर होते हैं उनसे फोटो निकलवाते थे। तो क्या होता था, वो एक तो हमारे फोटो निकाल के देता था जो ओरिजिनल है, उसके साथ हमको नेगेटिव्स देता था। नेगेटिव्स देता था ना, काले काले, वो जो होते हैं वो होते हैं मोशन पिक्चर जो होती है वो होती है। तो उसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार इन्होंने किया था। उसके बाद फिर उसी के द्वारा आगे जाके मूवीज वगैरह बनने लगी है ना। वो जो कैमरे आए थे उसी के उससे तो आए थे, क्योंकि जो मोशन पिक्चर का कैमरा बनाया था ना, उसका आविष्कार भी बाद में जाके इन्होंने किया था। पहले मोशन पिक्चर का आविष्कार इन्होंने किया, उसके बाद मोशन पिक्चर का जो कैमरा था उसका आविष्कार भी इन्होंने किया। ठीक है, किसने, आपके एल्वा एडिसन ने। तो कितने सारे आविष्कार इन्होंने किए हैं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इनके नाम पे 1000 से भी ऊपर अमेरिका में पेटेंट है। और एक बिजनेसमैन भी थे, अपनी कंपनी भी रन करते थे, तो इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बेचेंगे भी अपने यहाँ पे, जब पेटेंट ले रहे तो इस वजह से वो इनकी बिजनेसमैन भी थे, कंपनी भी चलती थी। ठीक है, और इन्वेंटर थे, कहाँ के, अमेरिका के। देखिए इतनी सारी मैंने इनके बारे में टेक्नोलॉजी बता दी, लेकिन जो सबसे मेन इनके बारे में बोली जाती है ना, वो बोली जाती है जो इन्होंने इलेक्ट्रिक, जो विद्युत बल्ब बनाया था। विद्युत बल्ब, जो बल्ब होता है ना 100 वाट वाला जो होता है, जो लाल जलता है बिल्कुल, वो वाला बल्ब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है आज का 11 फरवरी 1990। 11 फरवरी 1990 को क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को 27 साल लंबी कैद से रिहाई मिली। तो देखिए नेल्सन मंडेला को आज के दिन 11 फरवरी 1990 को, 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को क्या मिली, रिहाई मिली थी आज के दिन। इनको क्या था, रिहा करा गया था। अब नेल्सन मंडेला के बारे में आपने बहुत बार सुना जरूर होगा, ठीक है, पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा। कैसे सुना होगा, देखिए इन्होंने ना, जो साउथ अफ्रीका देश है, साउथ अफ्रीका कहां पर पड़ता है, अफ्रीका में बहुत नीचे पड़ता है साउथ अफ्रीका। अगर आप मैच देखते होगे तो आपको पता है साउथ अफ्रीका जो है वहां पे बहुत बार मैच होता है। जैसे अगर आपने खिलाड़ी का नाम बताऊं आपका, एवी डिविलियर्स कहां से बिलोंग करते हैं, एवी डिविलियर्स बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। तो वो जो उनका देश है उसकी बात हो रही है। तो उनके देश जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला को, वहां के रहने वाले थे नेल्सन मंडेला, तो इन्होंने किस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। देखिए एक पॉलिटिकल लीडर थे, है ना, एक पॉलिटिकल लीडर थे, मतलब एक नेता थे, है ना। इन्होंने क्या काम किया था, देखिए ये बाय रंग ब्लैक थे। ब्लैक मतलब जो काले होते हैं ना, अफ्रीका में ज्यादातर जो लोग काले होते हैं वही पाए जाते हैं, है ना। तो इनकी जो चमड़ी का रंग था वो काला था, है ना। तो इन्होंने जो वहां पे अंग्रेज रहते थे, जो सफेद चमड़ी के लोग रहते थे, क्योंकि देखिए ये जो आपका साउथ अफ्रीका है ये भी एक समय पे अंग्रेजों के अंदर था, अंग्रेजों के अंदर आ गया था। तो अंग्रेजों जहां जहां अंग्रेज गए हैं वहां उन्होंने क्या किया, उनके लोग वहां रहने लगे, जो लोग वहां पे बस गए थे वो लोग वहां रहने लगे। तो जो वहां पे अंग्रेजों का राज चलता था, उससे पहले, किससे पहले, जब तक ये ऐसे पहले राष्ट्रपति बने थे अपने यहाँ के, ऐसे पहले राष्ट्रपति बने थे जिनको लोगों के द्वारा वोट देके चुना गया था। पहले राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा फैक्ट, साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति जो डेमोक्रेटिकली चुने गए हो, मतलब जिनको लोगों ने वोट दिया और उससे चुने गए, वो कौन थे, नेल्सन मंडेला। और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है किसके ऊपर, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है कि जो ये व्हाइट सुप्रीमेसी है ना, व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब जो गोरे लोग हैं इनकी जो ज्यादा चलती है, उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत काम किया है कि हम लोग भी इतने ही बड़े हैं, इतने बड़े आप लोग हो, मतलब
चाहे हमारा रंग काला हो चाहे हम गोरे हो, हम लोग बराबर है ना। ये इसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा किया, जो काले लोगों के ऊपर अत्याचार होता था ना, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है ना, उसके ऊपर उस अत्याचार को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर क्यों थे? देखिए, जब गांधी जी पढ़ने गए थे साउथ अफ्रीका में, जो अपनी लॉयर की, जो अपनी वकील वाली डिग्री लेने गए थे, बैरिस्टर वाली डिग्री लेने गए थे, गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। तो उनके साथ, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं उनको ब्राउन पीपल बोलते हैं, हमारा जो कलर है वो बिल्कुल सफेद नहीं होता जैसे अंग्रेजों का होता है ना। हालांकि हमारा बिल्कुल काला भी नहीं होता जैसे नेल्सन मंडेला से, है ना, अफ्रीका के लोग होता है, लेकिन हमारा बीच का होता है। लेकिन अंग्रेजों का क्या मानना है कि जो गोरी चमड़ी के लोग हैं वो ही सबसे ऊपर है, उसके नीचे किसी का भी रंग थोड़ा सा भी नीचे जा रहा है ना, तो वो अच्छा नहीं है ना, उसकी ताकत नहीं चलेगी, हम सबसे ऊपर है। तो जब गांधी जी गए थे ना, तो उसमें ट्रेन के एक डब्बे में गांधी जी बैठे, तो इनको वहां से बाहर फेंक दिया गया, ये कह के कि ये जो डब्बा है खाली उन्हीं लोगों के लिए है जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, बाकी जिनके भी गोरी चमड़ी नहीं है वो हमारे सर्वेंट है। सर्वेंट मतलब हमारे नौकर हैं, और वो पीछे आएंगे, है ना, वो पीछे वाले डब्बे में होगी, उनके लिए उसमें से आएंगे। उसके बाद गांधी जी ने वहां पे भी अपने जो ये सत्याग्रह आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन जो है असहयोग आंदोलन वहां पे किया था। वहां पे गांधी जी ने बहुत ज्यादा काम किया था, ताकि जो गोरे लोग हैं उनकी सुपरमेसी जो उनके ऊपर चल रही है, जो बहुत ज्यादा अपनी वो दिखा रहे हैं ना, उसको कम से कम उसको हटाया जा सके, और जो बाकी लोग हैं उनको भी बराबर के अधिकार मिल सके। जैसे उन्होंने फिर उसके बाद गांधी जी ने हमारे यहाँ पे जाके किया था, तो यही वाले जो पॉलिसी है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी की थी। इसी वजह से साउथ अफ्रीका जो है गांधी जी को बहुत उससे जो देखता है ना, बहुत अच्छे उससे देखता है, गांधी जी को बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। तो इसी वजह से जो नेल्सन मंडेला है वो भी सेम कॉज के लिए लड़ रहे थे, वो भी सेम चीज के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए गांधी जी को ये जो है बहुत ज्यादा फॉलो करते थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इनकी एक पार्टी थी जिस पार्टी से लड़ रहे थे, क्योंकि नेता थे, नेता से तो पार्टी होगी। इनकी पार्टी का नाम क्या था? इनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके लीडर थे। क्या हुआ? इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया। इनकी पार्टी को क्यों बैन कर दिया गया? इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया 60s में, 1960 में इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया। और इनकी पार्टी को जब बैन कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और क्यों जेल में डाला गया? इनकी पार्टी को बैन करके इनको जेल में क्यों डाला? देखिए क्या बोला गया। उसके कुछ साल बाद इनको जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया गया? इनसे बोला गया, क्या बोला गया जब इनको जेल में डाला गया, कि जो इस टाइम पे सरकार चल रही है वो व्हाइट लोगों की सरकार चल रही थी, जो गोरे लोग होते हैं उनकी। उन्होंने ये बोला, ये क्या चाहते हैं अपनी पार्टी के थ्रू, ये चाहते हैं तो सरकार का क्या कर दे? तख्ता पलट कर दे, उसको गिरा के और ये ऊपर आ जाए, है ना, क्यों कर दे। मैंने आपको बताया था तख्ता पलट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तख्ता पलट को इंग्लिश में कहते हैं कू, COUP। लिखते कूप है लेकिन बोलते कुएं, बोलते क्यों है लेकिन लिखते कूप है। तो ये कू है ना, ये कू करने के लिए इनके ऊपर इल्जाम लगे थे, इन्होंने कू करने की कोशिश करी, इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश करी, इसलिए इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और फिर इनको पूरे 27 साल के लिए जेल में डाला। और 27 साल के लिए जेल में डालने के बाद ये 11 फरवरी 1990 मतलब आज के दिन 1990 में रिहा हुए वहां से। कब? 11 फरवरी 1990 को ये वहां से रिहा हुए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़ने के बाद ये पहले ऐसे वो बन गए, कौन बन गए? पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुए थे। कब? 10 मई 1994, 1994। कब? 10 मई 1994 को ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने, मतलब इन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा। जब ये रिहा हो गए 1990 में, उसके बाद इन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के बाद ये इस इलेक्शन को जीते, लोगों ने इनको वोट दिया, और पहले ऐसे राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के जो किसके द्वारा चुने गए थे? जो लोगों के द्वारा वोट करके चुने गए थे। लोगों के द्वारा वोट करके चुने गए, इंग्लिश में कहेंगे डेमोक्रेटिकली चुने गए थे, है ना। ये ऐसे पहले कौन बने? ऐसे पहले राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जेल में क्यों थे ये भी मैंने आपको बता दिया। गांधी जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, ये मैंने बता दिया। क्यों करते थे ये मैंने बता दिया। इनकी पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनकी पार्टी बैन क्यों हुई थी ये भी आपको बता दिया, क्योंकि ये उनके अपोजिट में लड़ रही थी। किसके अपोजिट में? जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी, मतलब जो व्हाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनकी पार्टी के अगेंस्ट में लड़ रही थी, इसलिए इसको बैन किया गया था। ठीक है, और ये इसलिए कहा गया था कि ये जो हमारी पार्टी को हटाना चाहती है, इसलिए इनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। इनकी पार्टी को बैन किया गया और इनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब इनके बारे में और फैक्ट बताऊं आपको। इनको क्या है? भारत रत्न में मिला हुआ है। इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न कौन सा है? इसके बारे में हम लोग आज के इतिहास की वीडियो में पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं भारत रत्न के बारे में। देखिए, ये 4 सिविलियन अवार्ड होते हैं। सिविलियन अवार्ड मतलब ऐसे अवार्ड जो हमारे यहाँ के नागरिक है, जो हमारे देश के नागरिक है, उनको दिए जाते हैं। ठीक है, जो आम आदमी होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे कौन सा है आपका? सबसे टॉप पे आपका भारत रत्न, उसके नीचे पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण, उसके नीचे पद्म श्री। ये जो 4 अवार्ड है ना, ये जिसको भी मिले आपको याद ही रखने हैं। ये तो समझ लीजिए आपको याद ही रखने हैं। देखिए, पद्म श्री फिर भी नहीं याद होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलता है हर साल, लेकिन जो पद्म विभूषण और पद्म विभूषण
और जो पद्म, जो भारत रत्न है, जो ऊपर के दो है, भारत रत्न और पद्म विभूषण, ये तो आपको रट्टा मानने हैं, ये समझ लीजिए आप, है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता ना कि बाद में किस किस को मिले तो भी चल जाएगा काम, लेकिन जो उस साल मिले होते हैं, हर साल मिलते हैं 26 जनवरी के आसपास, जो उस साल जिस साल जिसको मिले होते हैं ना, जैसे 2023 चलिए तो 2023 में किस किस को मिले ये आपको पता होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पढ़ा रहा हूँ तो उनके बारे में बता रहा हूँ ना, कब और उनको कौन सा मिला है, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं, है ना। उसको रिवाइज करिए, अपने नोट्स में लिखिए और उसको याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनको भारत रत्न मिला हुआ है, किसको, नेल्सन मंडेला को, लेकिन ये भारत के नागरिक थे नहीं, ये तो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, लड़ वहां रहे, तो वहीं के रहने वाले होंगे। तो देखिए भारत रत्न ना आज तक ऐसे 2 आदमियों को मिला है जो भारत के नागरिक नहीं थे, है ना, जो भारत के नागरिक नहीं थे। और ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैंने जो दूसरे आदमी है ना जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न मिला था, जो भारत के नागरिक नहीं थे, वो कहां के नागरिक थे, वो पाकिस्तान के नागरिक थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था थोड़े दिन पहले ही, और आज हमने नेल्सन मंडेला के बारे में बात कर ली, ठीक है। ये दोनों ऐसे हैं, ये ऐसे दोनों आदमी हैं, ऐसे लोग हैं दोनों जो भारत के नागरिक ना होते हुए भी इनको भारत रत्न दिया गया है। तो ये तो नेल्सन मंडेला हो गया। नेल्सन मंडेला को कब मिला था, नेल्सन मंडेला जो है इनको मिला था 1990 में। किस चीज के लिए मिला था इनको, किसी चीज के लिए मिला था जो इनका काम था, है ना। एक तो इन्होंने अपने देश पे जो व्हाइट सुपरमेसी चल रही थी, जो गोरे लोग थे उनका जो अधिकार चल रहा था पूरा, उसको पीछे हटाया और राष्ट्रपति बने, उन सबको पीछे हटाकर अपने देश को क्या करा, डेमोक्रेसी बना लिया। मतलब लोग जिसको वोट देंगे, जैसे हमारे देश में क्या होता है, हम जिसको वोट देते हैं वही नेता बनता है। ऐसे तो है नहीं, नेता अपने आप बन जाते हैं। जैसे चाइना में है, अपने आप उनकी एक पार्टी है, उसी में से वो चुनते रहते हैं, लोगों को मतलब नहीं है। जैसे रशिया में भी ऐसी है, नॉर्थ कोरिया में तो एक ही परिवार है, उसी में से चुनने जाते हैं। पता नहीं पिछले कितने सालों से तो किम जोंग उन ही है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पे तो है नहीं, हमारे यहाँ पे तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, जिसको लोगों का मन होता है उसको लाते हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ, एक लीडर जो है 2-3 टर्म के लिए, मोदी जी की अब दूसरी टर्म चल रही है, और 2024 में जो जीतेगा, अगर मोदी जी जीत गए तो तीसरे टर्म, या और कोई पार्टी जीत गई तो वो आ जाएगा। लेकिन चुने किसके जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, वोट कौन कर रहा है, वोट उसको लोग ही कर रहे हैं। लेकिन जो जब तक ये 1980 में ये जो चुने गए थे आपके, इससे पहले ऐसे नहीं होता था। उससे पहले अंग्रेज अपनी तरफ से चला के अपनी तरफ से लीडर चुन लेते थे। लेकिन ये पहले ऐसे लीडर बने जो 10 मई 1994 को बने, क्या बने, वहां के प्रेसिडेंट बने जो लोगों के द्वारा चुने गए थे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, इसी चीज के लिए इनको 1990 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार नहीं, इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। हालांकि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका शांति का, है ना, वो भी इनको मिल चुका है, वो भी आप याद रखिएगा। तो इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया था नोबेल पुरस्कार, क्योंकि हम स्पेशली इनके बारे में नहीं पढ़ रहे थे यहाँ पे। स्पेशली हम जो इनके पीछे पूरा क्या बैकग्राउंड था, इनको 27 साल की वो क्यों हुई थी, इस वजह से मैंने आपको ये वाली न्यूज हमको पढ़नी थी। इस वजह से मैंने इनका जो पूरा इनके बारे में, अभी मैंने इनके बारे में पूरा थोड़ी बताया है, अभी तो मैंने इनका कुछ भी नहीं बताया, है ना। थोड़ा बहुत 2-4 चीज पॉइंट बताई है। जब इनके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, जब इनका या तो जन्म या मृत्यु को कुछ आएगा, जब उसके बारे में इनके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे ना, जब इनके बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा इनको, क्योंकि नोबेल पुरस्कार पीस वाला मिल चुका है, मतलब शांति वाला, है ना। ये तो भारत रत्न हमारे यहाँ का, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो इनको 1990 में मिला था भारत रत्न, ठीक है। और जो पहले कौन थे, जो पाकिस्तान के मैंने बताया, पहले थे आपके अब्दुल गफ्फार खान। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। मैंने अभी आपको 4-5 दिन पहले ही पढ़ाया है। उनको कब मिला था, उनको मिला था 87 में, 19 खान अब्दुल गफ्फार खान, कब, 1987 में इनको मिला था ये वो, ठीक है। कौन सा, भारत रत्न। तो 2 ही आदमी ऐसे हैं जो भारत के नागरिक नहीं है और उनको अवार्ड मिला है भारत रत्न का। कौन कौन, सबसे पहले कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, और उसके बाद नेल्सन मंडेला 1990 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। पूरा बोर्ड आपने ध्यान से देख लिया होगा और आपको एक A to Z सारा कुछ समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता था। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मेरा काम आपको समझाने का, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, पर आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको यही पूछ के बताया था जो आपकी समझ में नहीं आया, वरना आप खुद ही भी पूछ सकते थे मुझसे, आप सामने बैठे होते। तो अब देखिए, अब हमारा 1 वे इंटरेक्शन चल रहा है अभी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, जब आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, है ना। तो आपको 2 वे इंटरेक्शन एक ही तरीके से हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए ये हमारी समझ में नहीं आया, या फिर हमारा जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपका हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसका लिंक मिल जाएगा, हमारा जो फेसबुक का पेज है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे कहीं पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे इजी तो यही है, वीडियो देखिए, कुछ नहीं समझ आए तो ये जो इसका कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिए कि जी हमारी ये समझ में नहीं है, समझा दो। तो ये जो हमारी 12 फरवरी की क्लास होगी आज के क्लास की, मैं आपको सबसे पहले वो समझा दूंगा, उसके बाद फिर ये जो सारी घटनाएं होंगी वो डिस्कस करूंगा। तो अभी कुछ दिन बाद हम जैसे ऑनलाइन आना शुरू कर देंगे, मतलब लाइव आना शुरू कर देंगे, उसके बाद 2 वे इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा। उसके बाद आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और कुछ समझ नहीं आया जब भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो कोशिश करिए आप पूछे, जो आपकी समझ नहीं आया समझाने का काम मेरा, मैं अपना काम पूरा करूंगा, ठीक है। आप इस चीज से निश्चिंत रहिए। तो आज के लिए इतना ही,
हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमको सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जब हमको आप हमको ऐसी सपोर्ट करेंगे ना, तो हम और ज्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और आपके लिए और ज्यादा टीचर्स ला पाएंगे, ताकि और ज्यादा सब्जेक्ट जो है शुरू कर पाए। ठीक है, इसलिए हमको पूरा पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए अगर हमको भी किसी को लाना है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारा चैनल जो बहुत अच्छा कर रहा है, जब भी तो कोई आता है। देखिए ये तो सीधी सारी बात है, अगर किसी को आना है, आप भी जब हमारे पास आओगे तो भी तो आओगे जो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर टीचर हमारे पास कोई आ रहा है तो वो भी जब ये आएगा जब हमारा चैनल अच्छा चल रहा होगा, उसको भी तो कोई फायदा हो। इसलिए हमको सपोर्ट करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टीचर ला सके और आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट जो है शुरू कर सके। और अच्छे से अच्छे टीचर हम इसीलिए लाएंगे, तब आप हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे, जब भी तो अच्छे टीचर को हम ला पाएंगे। वरना ऐसे टीचर तो कहीं भी मिल जाएंगे पर आप समझ नहीं पाओगे तो क्या फायदा है। तो अच्छे से अच्छे टीचर ला पाए हम, इसलिए हमको सपोर्ट करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 12 फरवरी की आज के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।